हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर है। इसमें आज हम करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिस्कशन करेंगे और एक डेरिवेशन करेंगे आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप लोग स्टार्ट करें लिखना। लिखिए करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम जे में वेक्टर लगाकर लिखते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। करंट पर यूनिट एरिया इसका फार्मूला है और इसका डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन होता है। लिखिए करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट। करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड। करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज ए वेक्टर having magnitude equal to the current per unit area. Current density at a point is defined as a vector having magnitude equal to current per unit area surrounding that point and normal to the direction of charge flow. Normal to the direction of charge flow and direction of current density is along the direction of current. Direction of current density is along the direction of current. देखो करंट तो स्केलर क्वांटिटी है लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन होगा। अगर किसी क्रॉस सेक्शनल ये जो वायर है आपका, इसमें मान लीजिए हम किसी पॉइंट पर जो है वो एरिया को ये दिखा रहे हैं, इसमें करंट का डायरेक्शन इधर है और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया, तो आपको मालूम होगा कि एरिया का डायरेक्शन यहाँ पर हम आई लिख दे रहे हैं, करंट एरिया का डायरेक्शन ये होता है। ये दोनों डायरेक्शन सेम है यहाँ पर, है ना। तो जिस तरफ करंट फ्लो हो रही है, चार्ज फ्लो हो रहा है, उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया लेना चाहिए। ऐसी कंडीशन में आपका जो करंट डेंसिटी है वो करंट अपॉन एरिया होगा। ठीक, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर वेरिएबल केस है तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू नेचुरल है डी आई अपॉन डी ए हो जाएगा। और वेरिएबल केस लिख दें करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए। दूसरी बात, यहाँ एक पॉइंट और ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए कि इसी वायर में जो ये वाला वायर बना है, इसमें अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया ये ले लें और करंट का डायरेक्शन ये है, तो एरिया का डायरेक्शन ये होगा क्योंकि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, और करंट का डायरेक्शन आई ए होगा। इसके बीच में एंगल ये थीटा हो गया। यहाँ पर अगर ये डी ए है तो इसका कंपोनेंट लेंगे हम करंट के अलोंग। इस कंडीशन में जो करंट डेंसिटी होगा वो डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। इसीलिए हम डी आई को लिख सकते हैं जे डी ए कॉस थीटा और डी आई इज इक्वल टू जे डॉट डी ए हो जाएगा। और जब टोटल करंट निकालनी है तो इंटीग्रेशन कर दो जे डॉट डी ए, ये टोटल करंट आ जाएगी। वेक्टर क्वांटिटी है, आप समझ गए होंगे कि डायरेक्शन जो है वो करंट का डायरेक्शन होना चाहिए। अगर एरिया का डायरेक्शन कोई और है तो आप कंपोनेंट कर लें। वेरिएबल केस में आप इससे जो है वो करंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम करंट डेंसिटी का ही जो है वो एग्जाम्पल लेंगे। इसके बाद आप फार्मूला नोट करें। ये डायग्राम में हमने ये एरिया लिखा है डी ए, स्मॉल एरिया ले लिया है। इसका डायरेक्शन जो है वो, क्योंकि ये इंक्लाइंड है, इसका डायरेक्शन इधर होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। करंट का डायरेक्शन हमारा ये है, बीच में एंगल थीटा है। एरिया का कंपोनेंट कर लें, इधर को डी ए का डायरेक्शन है, डी ए कॉस थीटा, ये आ गया कंपोनेंट। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो डी आई इज इक्वल टू जे डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। बोर्ड के सिलेबस में है करंट डेंसिटी, ध्यान रखना। करंट अपॉन एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन है। नोट कर लिया। नेक्स्ट आप हेडिंग डालें। हेडिंग क्या है, इसमें पहले हम क्वेश्चन कराएंगे एक दो। लिखिए सपोज करंट डेंसिटी थ्रू ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, सपोज
current density through a circular cross section varies with radial distance r, small r लिखना, radial distance r as j is equal to r square, a constant something, ध्यान दें क्वेश्चन पर, as j is equal to ar square, find current, टोटल करंट लिखना है, फाइंड टोटल करंट। इन क्वेश्चन का आप मतलब समझते हैं ना, कि जैसे ये कोई मान लीजिए करंट कैरिंग वायर है, हमने बड़ा सा बनाया आपको समझने के लिए, इसमें जो करंट डेंसिटी है वो जो आपका जो रेडियस दिया हुआ आर है उससे करंट डेंसिटी वेरी कर रही है। इसका मतलब आर अगर 0 डाल देंगे तो यहाँ पर एक्सिस पर आ गए, यानी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में, समझ गए ना। तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सर्कुलर होगा। जरा देखें, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, हमने इसका क्रॉस सेक्शन बनाया है वायर का, जैसे हमारा ये पेन है, इसका ये क्रॉस सेक्शन, ठीक। यहां ध्यान देना जरा, जब करंट लिखेंगे, अब तक आप वेरिएबल केस करते करते समझ गए होंगे, जब जे डॉट डी लिखेंगे तो जरा मुझे डी बता दो क्या लिखेंगे। जे डायरेक्शन सेम होगा, इसलिए डॉट को हम यहां हटा रहे हैं। जे कितना है, ए आर स्क्वायर, ओके। हम इसकी टोटल रेडियस कैपिटल आर ले रहे हैं, इसकी वायर की, ठीक। डी ए यहां पर होगा 2 पाई आर डी आर, ये समझ में आ गया आपके। यहां से आर डिस्टेंस पर एक क्रॉस सेक्शन बनाया, रिंग, इसकी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होगी, इसकी थिकनेस डी आर होगी, मैकेनिक्स में बहुत यूज होता है, ठीक। अब आप इसे इंटीग्रेट कर दें 0 टू कैपिटल आर, तो टोटल करंट निकल आएगी वायर में कितनी है। इसका मतलब है वायर में करंट वेरिएबल है, तो जब इंटीग्रेट इसका करेंगे तो पाई ए आर पावर 4, आप इसको चेक कर लेना, पाई ए आर पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। आप 4 समझ गए होंगे, यहाँ आर पावर 3 आ रहा है, ये 2 पावर, ये 1 पावर, तो नेचुरल है कि इंटीग्रेट करेंगे तो आप आर पावर 4/4 होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। समझ गए ना आप क्वेश्चन। इस वो तो टोटल करंट पूछा है, तो सबसे स्मॉल रिंग कहां पर होगी, सेंटर पर होगी, सबसे बड़ी रिंग कहां पर होगी, सरकमफ्रेंस पर होगी, तो नेचुरल है 0 टू आर। जैसे मान लीजिए अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ दें कि फाइंड करंट फ्रॉम आर बाई टू आर, यानी सेंटर से आर बाई 2 डिस्टेंस से आर तक, तब आप कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, तब आर बाई 2 से आर तक करेंगे उसी क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो जो इंटीग्रेशन की लिमिट आप लगाएंगे 0, यहाँ आर बाई 2 से आर, जरा कांस्टेंट बताएं, ए है, 2 है, पाई है, आर पावर 3 है, डी आर है, ये आप खुद निकाल कर देखना। इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 15/32 पाई ए आर पावर 4, 15/32 पाई ए आर पावर 4। और अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये वेरिएबल क्रॉस सेक्शन में यहां पर सर्कुलर है, ये समझ गए ना बात। ठीक इसी तरह से एक क्वेश्चन में और लें, इफ डेंसिटी आपको दी हुई है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, डेंसिटी जे आपको गिवन है, जे नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, जे नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस, आप समझ रहे होंगे कि जितना ये फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड देंगे उतना इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड होगा। नहीं, यहाँ वेक्टर में ये तो मैग्नीट्यूड देते हैं, वहाँ वेक्टर की, इसका मतलब ही होता है डायरेक्शन सेम होगा, थीटा 0 होगा। यहाँ फार्मूले में वेक्टर में है, ये मैग्नीट्यूड दिया जाएगा, ठीक है ना। इनका मतलब करंट का डायरेक्शन और एरिया का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब थीटा 0 है। तो इसमें जो टोटल करंट आती है, इंटीग्रेट कर लेंगे ना आप, कहां से कहां तक, 0 टू कैपिटल आर तक, तो ये आ रही है जे नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 3, नहीं ये आर लिखा है, हाँ स्क्वायर नहीं लगा है, वो तो ब्रैकेट है वहां पर। लिखिए जे इज इक्वल टू जे नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 3, जे इज इक्वल टू जे नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 3, ये टोटल करंट बनेगी। इसमें कर लेंगे ना आप डेंसिटी के क्वेश्चन, फिर कोई भी वेरिएबल दिया हो आप उसको जो है वो कर सकते हैं। अब आप हेडिंग डालें ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नहीं हमने टोटल लिख दिया है, निकाल कर टोटल करंट आप इंटीग्रेट करके टोटल सॉल्व करें,
निकल आएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ जे की जगह डाल दें, डी ए की जगह 2 पाई आर डी आर पुटअप करें और इंटीग्रेट कर दें। वेरिएबल आप एग्जाम में देख लेना, ये सर्कुलर ही देते हैं जनरली। वैसे बोर्ड में क्वेश्चन जो है वो इंटीग्रेशन वाले तो नहीं देंगे, लेकिन सिंपल क्वेश्चन दे सकते हैं कि एरिया को मल्टीप्लाई करके और आप फिर उसका कैलकुलेशन कर लें, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन ध्यान रखना। करंट जरूरी नहीं है, वैसे बोलते हैं कि कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है तो जनरली सरफेस के थ्रू है, लेकिन अंदर करंट डिवाइड भी हो सकती है, पार्ट में भी निकाल सकते हैं, जैसे एम्पियर सर्कुलर लॉ में निकलवाते हैं। लिखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमने कल आपको थ्योरी में समझाया था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर थर्मल एजिटेशन की वजह से, यानी कि टेम्परेचर की वजह से, उनमें इलेक्ट्रॉनों में रैंडम मोशन होता है, ठीक है ना। ये जो रैंडम मोशन होता है, इससे किसी भी क्रॉस सेक्शन पर कोई नेट चार्ज फ्लो नहीं होता है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जैसे इस वायर में करंट फ्लो हो रही है राइट को, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन को आप चेक करें, इलेक्ट्रॉन जितने राइट टू लेफ्ट जा रहे होंगे उतने ही लेफ्ट टू राइट, यानी इस समय कोई नेट करंट का फ्लो नहीं होता है, ठीक है ना। जब आप उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। लिखिए ए मेटल कंडक्टर हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ए मेटल कंडक्टर हैज large number of free electrons, which a metal conductor has large number of free electrons which at room temperature move at random within the body of conductor, move at random within the body of conductor। रैंडम मोशन होता है, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, लाइक द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। जैसे किसी कंटेनर में अगर गैस फिलअप हो तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्रीली मूव करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। लिखा द एवरेज थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, द एवरेज थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन रैंडम मोशन इज गिवन बाई ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो आपने चैप्टर पढ़ा था, उसमें वेलोसिटी का एक फार्मूला था, वो 3kT/m, ध्यान होगा तुम्हें, या 3RT/M होता है। यहाँ m मास है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। तो इलेक्ट्रॉन का आपको मास भी मालूम है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, और रूम टेम्परेचर v रैंडम वेलोसिटी है। आपने ऊपर अभी नोट किया है एवरेज थर्मल स्पीड, तो ये स्पीड का फार्मूला है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। क्यों? क्योंकि वहां गैस से कंपेयर कर रहे हैं उनको, ठीक है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जब इसमें आप डाटा पुटअप करते हैं इस फार्मूले में, तो इसका जो ऑर्डर है वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड आता है, और ये बहुत हाई है, ये ऑर्डर है, ध्यान रखना। तो आपने लिख दिया होगा कि रैंडम मोशन इज गिवन बाई v = √3kT/m, और सीधे वैल्यू पुटअप कर दें 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक। लिखिए द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ, नेक्स्ट लाइन में लिखें द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर randomly distributed, the direction of motion of these free electrons are randomly distributed so that average thermal velocity is zero, so that average thermal velocity is zero, यानी कि जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनों की जो थर्मल स्पीड होगी v1 + v2 + v3 vn, इनका जो एवरेज है वो जीरो होगा। ये थर्मल वेलोसिटी है v1 v2 v3 vn, एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज जीरो, वेक्टर लगा देना,
डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 0। ये आपका डेरिवेशन में लाइन काम आती है, आपको ध्यान होगा। ठीक है, व्हेन, अब क्या किया आपने, अब पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, अब बैटरी लगाएंगे, यानी कि ये कोई कंडक्टर है आपका, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, अब इसमें हमने एक बैटरी को अटैच कर दिया, लेंथ ले ली l, अभी डायग्राम नहीं बनाए आप। देखिए, व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज, अभी when some potential difference is applied, when some potential difference is applied across the two ends of conductor, when some potential difference is applied across the two ends of conductor, electric field is set up, electric field is set up inside the conductor, electric field is set up inside the conductor। कल हमने बताया था कि जैसे ही आप इसमें बैटरी लगाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा था, इसमें क्या होगा, यहां पॉजिटिव से नेगेटिव और इधर होते हुए इसके कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर हो जाएगा। देखिए, जो ये वायर है कनेक्शन वाला, ये बहुत थिन है, ये भी थिन है, ये केवल थ्योरी में दिखाने के लिए इसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा दिखाया है, जिससे आप डायग्राम में उसको समझ सकें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब सेटअप हो गया किधर, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, लेफ्ट की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, डायग्राम बना लेना बाम। ठीक है, व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप इनसाइड द कंडक्टर। As a result, the free electrons in the conductor, as a result, the free electrons in the conductor experience a force. Free electrons in the conductor experience a force in a direction, किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट, क्या बोला, as a result, free electrons in the conductor experience a force in a direction opposite to that of electric field and are accelerated from negative to positive end, negative end to positive end। नेचुरल एक इलेक्ट्रॉन यहां नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ एक्सीलरेट होंगे। लिखा, देखो यहां पर आप ये बात अच्छी तरह से समझ लें, जब आप बैटरी को लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है बैटरी से। ठीक, और एक बात यहां समझ लेना कि ये जो पूरा वायर होता है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे यहाँ भी होंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं और इसमें भी हैं, उनमें सब में फोर्स लगने लगता है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। उसी समय क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटर करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलता है। ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा स्पीड हो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ पहुंचने लगे, पूरे वायर में एक साथ मोशन स्टार्ट होगा इलेक्ट्रॉनों पर। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, इधर पॉजिटिव पर एक एंटर करता है और हर जगह मोशन होने लगता है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं वो जो रेस्ट ऑफ आयन होगा उनसे उनका कॉलिजन भी होता है बार बार, तो एनर्जी को, जो एनर्जी वो बैटरी से लेते हैं वो उसमें इन्वेस्ट हो जाती है कॉलिजन में भी, यानी स्मूथ मोशन नहीं होता है। बात समझ गए ना, मोशन कुछ इस तरह का होता है कि जैसे मान लीजिए जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया तो कोई इलेक्ट्रॉन ए से बी पर पहुंच रहा है, ध्यान देना जरा, और फिर ये स्ट्राइक होके किससे स्ट्राइक करेगा, रेस्ट ऑफ आयन से। अभी फील्ड नहीं लगाया तो कोई इलेक्ट्रॉन ए से बी में गया, फिर वो जा रहा है बी टू सी। ठीक, अब ये पहुंचा मान लीजिए सी टू डी, रेंडम बना लिया हमने डायग्राम। ओके, अब जरा देखें, जब आपने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन को लगाया, राइट को, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनों में, ये गया, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट को।
तो जो इलेक्ट्रॉन बी पर पहुंच रहा था वो अब बी पर ना पहुंचकर पहले ही रुक जाएगा, क्योंकि उसमें फोर्स लग रहा है। ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा है और जो इलेक्ट्रॉनों में फोर्स लगता है वो बहुत कम है। समझ गए ना, एक्सीलरेशन बहुत कम होता है। F इक्वल टू एम ए लगाएंगे QE/m, ठीक, यहां पर ध्यान दें। उसके बाद ये यहां पहुंचा C पर, यहां नहीं पहुंच पाएगा, क्यों? फोर्स इधर लग रहा है, और अल्टीमेटली ये यहां पहुंच गया। इसको ये बोला जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट पहुंचेगा इस तरफ। इसको ये बोला जाएगा कि उस टाइम में ये 2-3 कॉलिजन होने के बाद ये D से D' तक की डिस्टेंस इसने मूव कर ली है। यही डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ये बहुत स्मॉल होती है, थोड़ा सा मूवमेंट होता है। समझ गए ना? हाँ, ये जरूर है कि कोई इलेक्ट्रॉन लेफ्ट को जा रहा होगा तो थोड़ा स्पीड ज्यादा गेन कर लेगा, जो राइट को जा रहा है उसमें फोर्स लग रहा है, वो यहाँ नहीं पहुंच, हाँ थोड़ा सा, लेकिन एवरेज ली जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ, नोट करें आगे क्या लिखा था। लिखिए N2 लिख दिया होगा, नेगेटिव N2 पॉजिटिव N, बस यही पूछा। लिखिए एक्सीलरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स सफर कॉलिजन, एक्सीलरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स सफर, ये सब थ्योरी बना के बोर्ड में लिखी जाएगी। एक्सीलरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स सफर कॉलिजन against the metal and lose their metal ions, लिख दो metal ions, and lose their gained kinetic energy। कहां से गेन करेगा काइनेटिक एनर्जी? बैटरी से। and lose their gained kinetic energy after each collision। जिस समय वो कॉलिजन होता है ना, तो एक तरह से एक कॉलिजन के बाद वो रेस्ट में जैसे आ जाते हैं, रेस्ट में, क्योंकि मोशन उनका डाइवर्ट हो जाता है दूसरी तरफ। हाँ, गेन्ड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर ईच कॉलिजन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अगेन एक्सीलरेटेड आफ्टर ईच कॉलिजन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अगेन एक्सीलरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, hence extra velocity gained by free electrons, hence extra velocity gained by free electrons, extra velocity gained by free electrons is lost in collision पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी, PD लिख दो शॉर्ट में, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी डज नॉट गिव एन एक्सीलरेटेड मोशन। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंटिन्यूअस एक्सीलरेटेड मोशन दे दे। डज नॉट गिव एन एक्सीलरेटेड मोशन टू द इलेक्ट्रॉन बट they give a small constant velocity। हाँ, accelerated motion to the electron but they give a small constant velocity along the length of wire। velocity along the length of wire, this average velocity is called drift velocity। नेचुरल है कि अगर एग्जाम में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डिफिनीशन आएगी तो आप इतनी बड़ा डिस्कशन नहीं लिखेंगे, टू द पॉइंट डिफिनीशन नोट की जाएगी। तो नेक्स्ट पैरा में आप डिफिनीशन नोट करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। लिख लिया? लिखिए अब, और यही डिफिनीशन आप बोर्ड में नोट करके आए। देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी। ये डायग्राम बने हुए हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी
with which the free electrons get drifted, with which the free electrons get drifted towards the positive end. ड्रिफ्टेड वर्ड जरूर लिखना बोर्ड में. गेट ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर under the effect of external electric field, under the effect of external electric field. आप थ्योरी समझ चुके होंगे, डिफिनीजन भी समझ गए हैं. इसी में नोट करना है, इट गेट्स सुपर इम्पोज्ड, जरूर लिखना सुपर इम्पोज्ड. इट गेट्स सुपर इम्पोज्ड ऑन द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. It gets superimposed on the random motion of electrons. जो इलेक्ट्रॉन के रैंडम मोशन हो रहे हैं उन पर ये सुपर इम्पोज हो जाती है वेलोसिटी. इट गेट्स सुपर इम्पोज्ड एट द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट लाइन में लिखना द ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी लिख दो शॉर्ट में. द ऑर्डर ऑफ वीडी इज 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड. इसको ये लोग कंपेयर करते हैं इस तरह से, जैसे स्टॉर्म आता है, आंधी आती है, जैसे जनरल में एयर क्या होता है, पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं इधर उधर एटमॉस्फेयर में. जब स्टॉर्म आएगा तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को ड्रिफ्टेड हो जाते हैं. वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो, लेकिन उस तरह से नहीं, बहुत स्मॉल मूवमेंट्स है. ठीक, और ध्यान रखना बात, ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से यहां से इलेक्ट्रॉन निकले यहां पहुंचने लगे, वो नहीं होगा. क्या होगा, हर इलेक्ट्रॉन जहां जहां पर है वो स्लो स्पीड से मूव करने लगता है. ठीक उसी समय जैसे बैटरी ऑन करोगे, पॉजिटिव एंड पर इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा और नेगेटिव से बाहर आएगा, वैसे ही सारी जगह मोशन होगा, स्लो मूवमेंट. वही करंट है. जो आपने एक्स्ट्रा वेलोसिटी सुपर इम्पोज कर दी है उसी को करंट बोलते हैं. नेक्स्ट हेडिंग डालें, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. इसी में हम वोल्टेज का भी रिलेशन बनाएंगे. रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. ये जो डेरिवेशन अगर अलग से आएगा तो ध्यान रखना ये वाला डायग्राम वहां बनेगा जो पहले आप बना चुके हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की आप डेफिनेशन भी देना वहां पर. ठीक है ना. लिखिए, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम positive end, the direction of electric field is from positive end to negative end of conductor. Direction of electric field is from positive end to negative end of conductor. Each free electron experience a force. Each free electron experience a force. क्या होता है फार्मूला फोर्स का, QE. क्यू की जगह ई लिखें, और नेगेटिव इसलिए क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है. F इज इक्वल टू -EE. नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, हाँ लिख दीजिए, नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट. द नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड को ई लगा के वेक्टर. नेगेटिव साइन शोज डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इफ m is the mass of electron, small m, if m is the mass of electron, then acceleration a is equal to f over m, यानी -EE/m. नेक्स्ट पैरा में, ड्यू टू दिस एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को ए पर लगाकर वेक्टर, ड्यू टू दिस एक्सीलरेशन फ्री इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स एडिशनल वेलोसिटी. ड्यू टू दिस एक्सीलरेशन फ्री इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स additional velocity
in the direction opposite to electric field. Due to this acceleration, free electron acquires additional velocity in the direction opposite to electric field. This velocity is very small. This velocity is very small and is lost in the next collision. यानी कि जब कॉलिजन होता है तो ये वेलोसिटी जो गेन करता है वो लूज हो जाती है, फिर गेन करेगा, फिर स्पीड गेन करेगा, इसीलिए v इज इक्वल टू यू प्लस AT लगाते हैं कॉलिजन की वजह से. दिस वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल एंड इज लॉस्ट इन द नेक्स्ट कॉलिजन विद द आयंस. एज ए रिजल्ट एक्सीलरेशन इज नॉट प्रोपोर्शनल टू. मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे ये फार्मूला बना लेते हैं वो एवरेज में ले लेते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो ई के. एज ए रिजल्ट एक्सीलरेशन इज नॉट प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. अब नेक्स्ट लाइन में लिखा है एट एनी इंस्टेंट velocity acquired by electron at any instant velocity acquired by electron having thermal velocity v1 having thermal velocity u1 लिखना u1 will be. अब इसमें लगा देते हैं v इज इक्वल टू u प्लस a टाउ. a एक्सीलरेशन u प्लस a टाउ. टाउ 1 लिखना. टाउ 1 क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम. एवरेज है, ये एवरेज है टाइम. लिखिए वेयर टाउ 1 इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन. नहीं, टाउ 1 इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन. नहीं, हाँ, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन. Similarly, velocity acquired by other electrons. Similarly, velocity acquired by other electrons is given by सारी वेलोसिटी एज्यूम कर लो इसी तरह से. u1 u2 u3 थर्मल हो गई सबकी. एक्सीलरेशन सबका एक ही होगा. टाउ 1 टाउ 3 हो गए आपके. टाइम हो गया कॉलिजन का बिटवीन टू सक्सेसिव, और ये फाइनल वेलोसिटी हो गई जो गेन करेगा कॉलिजन के पहले. अब इन सबका एवरेज ले लेंगे जिससे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट हो सके. लिखा? लिखिए एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर. एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर. एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो क्या होगा? bd b1 प्लस v2 डॉट डॉट vn डिवाइडेड बाई n. इसमें वैल्यू डाल दो. u1 प्लस a टाउ 1 प्लस u2 a टाउ 2 डॉट डॉट un प्लस a टाउ n डिवाइडेड बाई n. सबकी फाइनल वेलोसिटी एवरेज ले ली. अब u1 u2 को साथ साथ ले लें क्योंकि इसकी वैल्यू को 0 लिखना है. डॉट डॉट un ये प्लस a को कॉमन ले लें. ये टाउ 1 प्लस टाउ 2 डॉट डॉट टाउ n हो गया और डिवाइडेड बाई n हो गया. समझ गए होंगे? सबकी वेलोसिटी का एवरेज ले लिया है. अगर ये डेरिवेशन आप सिंगल करते हैं
तो थोड़ा सा 2 पॉइंट लिखकर वहां पर शो कर देना बोर्ड में कि ये जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है ये 0 होती है। रैंडम मोशन की वजह से वो 0 होगी, क्योंकि डायरेक्ट डाल देंगे तो वहां थ्योरी में लिखना पड़ेगा ना कि क्यों 0 आप ले रहे हैं इसको। ठीक है ना, लिखिए एज u1 प्लस u2 डॉट डॉट un डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 0। तो vd इज इक्वल टू आपका आ गया a ब्रैकेट में τ1 τ2 τn डिवाइडेड बाई n। इसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और इसको लिख देते हैं टाउ। जहां टाउ हो गया आपका τ1 प्लस τ2 डॉट डॉट τn डिवाइडेड बाई n। लिख लिया, लिखिए टाउ इज द एवरेज टाइम between two successive collision, average time between two successive collision and it is called relaxation time. It is called relaxation time. It is temperature dependent characteristic. It is temperature dependent characteristic, and its value is, it is temperature dependent characteristic, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है रिलैक्सेशन टाइम। आगे पढ़ाया जाएगा। इट्स लिखा इट्स वैल्यू इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, या इट्स ऑर्डर लिख दें 10⁻⁻14 सेकेंड, 10⁻⁻14 सेकेंड। अब एक ही वैल्यू पुटअप कर दें। हाँ, सबसे पहले आपने v1 u1 प्लस a टाउ निकाला, आपने टाउ1 आपने बताया एवरेज टाइम। अरे वो एक के लिए था एवरेज, वो भी एवरेज एक का था, और ये सबका एवरेज है मिलाकर टोटल जो होगा। वहां पर लिखा है हाँ नहीं, यहाँ पर अब एवरेज जो निकल कर आया है टोटल सबका, वो आप ध्यान रखें टाउ, और यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें माइनस ई टाउ माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन m इंटू टाउ। ये वेक्टर में है। अब वेक्टर को यहाँ हटाकर हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। आगे लिख दें एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू, नेचुरल है कि अब इसमें जो है वेक्टर नहीं लगाएंगे, क्या लिखेंगे बोलो, vd इज इक्वल टू ई अपॉन m इंटू टाउ। देखिए ये जो रिलेशन आपका बना है ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर बोर्ड में आता है कि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तब तो यहीं तक करें, ठीक है ना। और अगर वोल्टेज का पूछें तो ई की जगह v/L डाला जाएगा। ये पोटेंशियल यहाँ आ जाएगा, ये रेजिस्टेंस ले लिया, कंडक्टर में कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता है, ये डायग्राम उसके साथ अटैच हो रहेगा। लिखिए इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज L, इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज L एंड applied potential V, if length of conductor is L and applied potential V, then E is equal to V/L, और इसमें पुटअप कर दें Vd is equal to EV टाउ अपॉन ml। ये रिलेशन बन गया किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड, बोलो हाँ पोटेंशियल के बीच में, ठीक है ना, जो अक्रॉस द कंडक्टर होगा पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ तो ओके स्टूडेंट, हमने आज आपको जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करा दिया है, और करंट डेंसिटी के आपको न्यूमेरिकल भी करा दिए हैं, उसकी डिफिनीशन नोट करा दी है। ठीक है, आप इसको प्रिपेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।